चाहे यूक्रेन के शहरों में दागे जा रहे मिसाइल्स हों या फिर यूक्रेन की बॉर्डर में गश्त कर रहे रशियन टैंक्स, यूक्रेन पर इस वक्त हो रहे रशियन अटैक से रिलेटेड इमेजेस, जो वीडियोस आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि यूक्रेन पर हो रहे रशियन अटैक का एक छोटा सा हिस्सा है। ये 2022 है और यहाँ पर जंग जमीन या सिर्फ हवा से ही नहीं बल्कि असल लड़ाई इंटरनेट के थ्रू लड़ी जा रही है। इधर कंप्यूटर पर एक बटन दबाया जाता है और उधर दूसरा देश घुटनों पर आ जाता है, उसका हर मूव पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसे साइबर वॉरफेयर कहते हैं और यूक्रेन के साथ रशिया ने कुछ ऐसा ही किया है। इससे पहले कि रशियन टैंक्स, रशियन जेट्स यूक्रेन में घुसते, रशिया ने यूक्रेन पर साइबर वॉर लॉन्च कर दिया था, जिसकी वजह से यूक्रेन की हर मूव की इंफॉर्मेशन रशिया के पास पहले ही से ही थी एंड इट हेल्प मॉस्को इन्वेडिंग कीव। यूक्रेन की इकोनॉमी, वहाँ के फाइनेंशियल सेक्टर और इंटेलिजेंस को रशिया ने पहले ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर दी थी। इसीलिए आज के इस टेक टॉक वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि साइबर वॉरफेयर होता क्या है, कैसे साइबर अटैक के जरिए एक कंट्री दूसरे कंट्री को असल लड़ाई शुरू होने से पहले ही तबाह और बर्बाद करना चाहती है, और रशिया ने यूक्रेन पर कैसे साइबर अटैक्स किए, ये सब आज इस वीडियो में। साइबर वॉरफेयर में कंट्री अपने राइवल कंट्री पर साइबर अटैक्स करता है। उस कंट्री के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटेलिजेंस, इकोनॉमी, सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा पर कंप्यूटर वायरस लाइक मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स और डीडॉट्स अटैक्स किए जाते हैं। इन अटैक्स के जरिए राइवल कंट्री को असल लड़ाई से पहले ही घुटनों पर लाया जाता है, उसको इतना डैमेज कर दिया जाता है ताकि जब असल लड़ाई शुरू हो तब वो कंट्री किसी भी तरह से अपना बचाव ना कर सके। सबसे पहले आइए साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से जानते हैं कि साइबर अटैक होता क्या है और ये कैसे किया जाता है। आजकल दौर साइबर वॉरफेयर का है, यानी कि आप युद्ध करते हैं न केवल अपने बैटल ग्राउंड पर बल्कि साथ ही साथ इंटरनेट पर भी। इंटरनेट को आप हथियार बनाते हैं ताकि इंटरनेट के माध्यम से आप अपने टारगेट राष्ट्र को, उसकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें और कहीं ना कहीं उसको अपने घुटने तक लाने का प्रयास करें। आज साइबर वॉर डिक्लेयर नहीं होती, वो साइमल्टेनियसली क्वाइटली अंडर द रडार चलती रहती है। हर राष्ट्र क्योंकि कोवर्ट और ओवर्ट एक्टिविटीज करता है, इसलिए वो साइबर वॉर की गतिविधियों में भी शामिल होता है। हालांकि मुंह जुबानी कोई कहता नहीं कि हम साइबर युद्ध की गतिविधियां कर रहे हैं। और अब जब हम बात देख रहे हैं रूस की और यूक्रेन की, तो वहां पर भी साइबर युद्ध के नए आयाम हम सबके सामने धीरे धीरे नजर आने लग गए हैं। रशिया ने यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही किया है और ये साइबर अटैक्स अभी से नहीं बल्कि काफी पहले से होते रहे हैं। 13 जनवरी को यूक्रेन की वेबसाइट्स पर विस्पर गेट अटैक होता है, जिसमें 70 टॉप वेबसाइट यूक्रेन की जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी और इन वेबसाइट पर एक मैसेज लिखा हुआ आता था कि सभी यूक्रेनियंस का डेटा पब्लिक हो गया है और आगे उनके साथ इससे भी बुरा होने वाला है। सिर्फ यही नहीं बल्कि आम लोगों के जो कंप्यूटर सिस्टम थे उन पर भी अटैक हुआ था, जिनमें सिस्टम हार्ड ड्राइव्स जो थी वो पूरी तरह करप्ट हो गई थी। सिर्फ जनवरी में यूक्रेन में अगर बात करें तो यूक्रेन के इंस्टीट्यूशन पर 121 साइबर अटैक हुए थे। फरवरी में 15 फरवरी को यूक्रेन के 2 बैंक्स और 2 मिलिट्री वेबसाइट्स पर डीडॉस अटैक किया गया था ताकि लोगों में एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की जा सके और सिचुएशन को वहां की जो है वो डिस्टेबलाइज किया जा सके। जब किसी देश के 2 प्रोमिनेंट बैंक्स की वेबसाइट हैक कर ली जाए या फिर मिलिट्री वेबसाइट हैक कर ली जाए तो आम लोगों में पैनिक की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो ही जाती है। सिमिलरली 17 फरवरी को यूक्रेन की कई सिटीज में साइबर अटैक के जरिए सेल फोन सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज डिस्टर्ब की गई। लोग एक दूसरे को कॉल नहीं कर पा रहे थे, नेटवर्क जो था उसको पूरी तरह डिस्टर्ब किया गया। इसके बाद 23 और 24 फरवरी को भी मल्टीपल साइबर अटैक्स यूक्रेन के फाइनेंशियल, डिफेंस, एविएशन और आईटी सर्विस सेक्टर्स पर किए गए, जिसमें कई बैंक्स, कई गवर्नमेंट और आईटी वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। यूक्रेन पर रशिया का साइबर अटैक इतना खतरनाक था कि यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर ने 24 फरवरी को ट्वीट किया था कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिहाज से यह रात उनके लिए एक बड़ी मुश्किल रात थी और वो लोग पूरी तरह से अपनी पूरी रात साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करते रह गए। इनफैक्ट ये युद्ध को हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर की परिभाषा में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड वॉरफेयर एक्टिविटीज हो रही हैं, साथ ही साथ साइबर स्पेस में भी साइबर युद्ध की गतिविधियां की जा रही हैं। जहां एक और हमला बोल दिया है रशिया ने यूक्रेन पर, वहां दूसरी ओर रशियन हैकर्स लगातार यूक्रेनियन साइबर स्पेस और यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार टारगेट कर रहे हैं, हैकिंग द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स द्वारा और रैंसमवेयर अटैक्स द्वारा। ठीक उसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि जहां एक और यूक्रेन अपने डिफेंस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है,
वहाँ दूसरी ओर यूक्रेन में स्थित या यूक्रेन से संबंधी जो विशिष्ट प्रकार के साइबर एक्टर्स हैं, नेटिजन्स हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से रूसी इंस्टॉलेशंस, रूसी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और रूसी गवर्नमेंटल नेटवर्क्स और साइबर स्पेस फैसिलिटीज को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन पर जो साइबर अटैक्स किए थे उनमें दो तरह के अटैक्स जो है वो मेजर थे। एक था डीडॉस अटैक और दूसरा था वाइपर अटैक। वाइपर अटैक में यूक्रेन की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन जो थे उनसे जुड़े सर्वर्स पर, उनसे जुड़े कंप्यूटर सिस्टम पर एज पर रिपोर्ट्स एक डेटा वाइपिंग मैलवेयर भेजा गया जिसका नाम हर्मेटिक वाइपर है। ये मैलवेयर जिस सिस्टम में पहुंचता है उसका डेटा वाइप आउट कर देता है, पूरी तरह से डिलीट कर देता है। सो मच सो दैट कि उस डेटा को कोई भी रिकवरी सॉफ्टवेयर से आप रिकवर नहीं कर सकते। यूक्रेन की बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन के जो डेटा है उसको हर्मेटिक वाइपर के जरिए पूरी तरह से डैमेज किया गया। इसके साथ ही यूक्रेन में लाखों कंप्यूटर सिस्टम्स पर, सर्वर्स पर डीडॉस अटैक किए गए। डीडॉस अटैक का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें हैकर्स सर्वर पर साइबर अटैक करते हैं और उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। इस तरह के अटैक में हैकर सर्वर्स पर इतना डेटा ट्रैफिक सेंड कर देता है कि वो काम करना बंद कर देता है और पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। जिन वेबसाइट्स पर, जिन सर्वर्स पर डीडॉस अटैक किए जाते हैं वो सब काम करना बंद कर देते हैं और यही यूक्रेन में कई वेबसाइट्स के साथ हुआ। सिर्फ अभी नहीं बल्कि यूक्रेन के पावर ग्रिड पर 2015-2016 में भी कई साइबर अटैक किए गए थे और 2017 में तो यूक्रेन के फाइनेंशियल सेक्टर को एक मालवेयर नॉटपेटिया के जरिए डैमेज किया गया था। यानी इट्स गोइंग ऑन फॉर ईयर्स। साइबर अटैक काफी पहले से चल रहे हैं। इंटरनेट हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है, एक सेंट्रल बैकबोन है हमारी डेली लाइफ का। और अगर हमारा ये बैकबोन कहीं ना कहीं हिल जाए, यानी कि हम लोगों की इंटरनेट कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाए, तो लाजमी सी बात है कि लोगों के हृदय में डर, पैनिक फैलेगा। और ये जो तमाम से साइबर अटैक्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से किए जाते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है ताकि आप कहीं ना कहीं लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी से वंचित करा सकें और कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये डर फैला सके कि शायद आपकी राष्ट्र की सरकार आपको सुरक्षित करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं साइबर पैनिक, साइबर एंजाइटी, साइबर टेरर, साइबर रेडिकलाइजेशन के अलग अलग स्वरूप लेकर ये साइबर अटैक्स और साइबर वॉरफेयर हम सबके समक्ष आता है। एंड एज आई टोल्ड यू, अटैक्स इसलिए किए जाते हैं ताकि लड़ाई से पहले ही दुश्मन को इंस्टीट्यूशनली वीक कर दिया जाए, एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाए, उसके बैंक्स में जो है वो सेंध लगा दी जाए, मेजर कंपनीज जिनकी वजह से इकोनॉमी खड़ी है, इकोनॉमी चलती है, उसको नुकसान पहुंचा दिया जाए और उसके इंटेलिजेंस नेटवर्क जिनके जरिए वो देश दूसरे देश पर नज़र रखता है, चेक करता है, उसको तबाह कर दिया जाए। अब अगर किसी कंट्री पर ऐसे अटैक्स हो जाएं तो फिर लड़ाई में वो कैसे खड़ा हो पाएगा। यही हाल यूक्रेन का हुआ है और रशिया ऐसा करने में, साइबर वॉरफेयर लॉन्च करने में एक्सपर्ट माना जाता है। कहा जाता है कि रशिया ने दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड साइबर वॉरफेयर स्ट्रेटजी डेवलप की हुई है जिसके जरिए वो अक्सर दूसरे कंट्रीज पर साइबर अटैक करता रहता है, इंक्लूडिंग यूरोपियन कंट्रीज एंड दी यूएस। अभी रीसेंट मेमोरी की अगर हम बात करें तो 2020 में ही यूएस की एक मेजर सॉफ्टवेयर फर्म सोलरविंड के सिस्टम को हैक कर लिया गया था। सोलरविंड के सिस्टम को हैक करके यूएस में कई मेजर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वहाँ के जो है उनको नुकसान पहुँचाया गया था। उनका जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, उनका जो सीक्रेट डेटा है, उसको चुराने की कोशिश की गई थी। यूएस के साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ने इस अटैक के पीछे रशिया का ही हाथ बताया था। पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल में यूएस की कॉलोनियल पाइपलाइन पर भी साइबर अटैक किया गया था जिसकी वजह से कई दिन तक ऑयल पाइपलाइन की ऑयल सप्लाई बंद हो गई थी। इसमें भी रशिया बैक साइबर क्रिमिनल्स का ही नाम आया था, इवन दो रशिया हैड डिनाइड दिस। वैसे अगर साइबर वॉरफेयर स्टोरी में आप सिर्फ रशिया को ही विलन समझ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यूएस भी सालों से साइबर वॉरफेयर का सहारा लेता है। फॉर इंस्टेंस 2010 में, यानी कि ऐसे 12 साल पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एज पर रिपोर्ट्स यूएस ने इजराइल की हेल्प से टारगेट किया था। इसमें एक एक्सट्रीमली सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वायरस स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया गया था और इसके बाद भी यूएस पर यह इल्ज़ाम लगता आया है कि उसने कई देशों की फैसिलिटीज़ पर साइबर अटैक्स किए हैं और यूएस करता आया है, ऐसा कहा जाता है। सो अब सिर्फ लड़ाई ज़मीन या फिर हवा में नहीं लड़ी जाती, बल्कि लड़ाई का बेस तैयार होता है साइबर वॉरफेयर के जरिए, साइबर अटैक्स के जरिए। कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज कर सकता है, ये बात मायने रखती है। और इसीलिए अब सिर्फ वॉर नहीं बल्कि हाइब्रिड वॉर हो गया है। इसमें ज़मीन पर जंग से ज़्यादा इकोनॉमिक ब्लॉकेड, फाइनेंशियल डैमेज और साइबर वॉर का सहारा लिया जाता है टू गेट द एनिमी कंट्री ऑन इट्स टोज। और आगे फ्यूचर में इसका इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा।
साइबर वॉरफेयर या साइबर युद्ध आज खत्म नहीं होने वाला। ये एक नया ट्रेंड है और आने वाले समय में ये ट्रेंड और ज्यादा अपने आप को कंसोलिडेट करने वाला है, स्ट्रेंथन करने वाला है और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा इंटरनेशनल रिलेशंस को, राष्ट्रों की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को। और कहीं ना कहीं इस साइबर वॉरफेयर की तमाम सारी जो गतिविधियां हैं उससे से कम नुकसान हो सके, इस बात पर तवज्जो या महत्व देने की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता होगी कि आप ऐसे सिद्धांतों पर एकमत रखें, अग्रीमेंट बनाएं, ताकि कंट्रीज और स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स साइबर युद्ध में अपनी मनमानी तरीके से न घुसें और कहीं ना कहीं उन पर कुछ प्रकार का नियंत्रण या इंटरनेशनल प्रेशर जरूर होना चाहिए।